Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement, and today we will learn about the applications of dimensional analysis with example. तो हम इसके प्रीवियस वीडियो में केवल एप्लीकेशन समझे थे, एग्जाम्पल नहीं समझे थे। तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं। तो सबसे पहला है टू चेक द करेक्टनेस डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल रिलेशन। तो किसी फिजिकल रिलेशंस की हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक फिजिकल रिलेशन है T = 2π√L/g। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार LHS का डायमेंशन निकालेंगे, एक बार RHS का डायमेंशन निकालेंगे। यदि दोनों का डायमेंशन सेम आता है तो ये जो गिवन रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके LHS में क्या है, T। तो यहाँ लिखा है df(t) और यहाँ T का मतलब क्या है, टाइम है, और टाइम का डायमेंशन ये है, ब्रैकेट में कैपिटल T लिख देंगे। तो इस तरह से LHS का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया, वो डायमेंशनल इक्वेशन आ गया, वो क्या हो गया, इन ब्रैकेट कैपिटल T हो गया। अब हम बात करते हैं ये वाला जो टर्म है ये कहलाएगा RHS। तो df मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ √L/g। अब यहाँ पर मैं 2π नहीं लिखा क्योंकि जो 2π है एक नंबर है, और नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अब चलिए इसमें एक काम करते हैं, इनका डायमेंशन लिखते हैं। तो ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L होता है तो L लिख दिए। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन LT-2 होता है, ये लिख देंगे। अभी डायमेंशन निकालना सीखेंगे एक टेबल में। अब यहाँ पर ये जो L है ये L से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, T-2। अब ये T-2 को ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये T⁻2 हो गया, और इस तरह से यहाँ पर जो है इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो T आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो LHS में डायमेंशन आया है वही RHS में डायमेंशन आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो LHS की वैल्यू है RHS के वैल्यू के इक्वल है। तो ये जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम इसको उल्टा लिख दिए, टाइम अपॉन डिस्प्लेसमेंट, उल्टा लिख दिए हैं। अब इसको हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, करेक्ट है कि ऐसा है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डायमेंशन देखेंगे वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन होता है LT-1। ये वैल्यू कहला गई किसकी, LHS की। अब RHS में देखते हैं, ये वाला किसका कहला गया, LHS पार्ट का हो गया। तो दोनों तरफ हमको डायमेंशन लेना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि यदि डायमेंशन इक्वल है तो करेक्ट है, और यदि डायमेंशन इक्वल नहीं है तो करेक्ट नहीं है। अब RHS का डायमेंशन देखते हैं। RHS साइड में हमारे पास है T/d। तो यहाँ पर टाइम का डायमेंशन क्या होता है, T होता है। डिस्टेंस या लेंथ का डायमेंशन L होता है। यदि हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा L-1, और यहाँ पर क्या हो गया, T हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये LT-1 है और ये L-1T है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है LHS नॉट इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो गिवन रिलेशन है ये करेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन का करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। अब चलिए इसके सेकेंड एप्लीकेशन में पहुँचते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैसा डिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ बॉब, length L of string and acceleration due to gravity G. Deduce expression for time period by dimensional analysis. अब इनका क्या रिलेशन है, टाइम का, लेंथ का, मास का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम इसमें डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए T जो डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है तो m लिख दिए हैं, और इसकी पावर में x लिख दिए हैं। लेंथ पर डिपेंड करता है, ये लेंथ दिया हुआ है, इसकी पावर में y लिख दिए हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिपेंड करता है तो इसकी पावर में z लिख दिए हैं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिए हैं। तो इस तरह से इस वर्डिंग को फार्मूले में कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा। तो T = K m⁻x L⁻y एंड z⁻z G⁻z। इस तरह से फार्मूला हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ हमको डायमेंशन लेना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो देख लीजिए यहाँ पर जब हम डायमेंशन लेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है ये df(t), माने डायमेंशनल फार्मूला T का हमको लेना है। फिर df ये, तो ये राइट साइड का पूरा लिखा हुआ ये वाला भाग, इसका हमको डायमेंशन फार्मूला लेना है।
तो यहाँ पर जो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला होता है टी होता है, लेकिन इसको फॉर्मेट में लिखेंगे तो m0 L0 T1, इस तरह से ये टाइम का डायमेंशन हो गया। अब हमको यहाँ पर k का डायमेंशन देखना है, तो k कांस्टेंट है और इसका हमको पता नहीं, क्योंकि इसका लिमिटेशन में आता है कांस्टेंट का डायमेंशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डायमेंशनलेस मान करके छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं m की, तो यहाँ पर m का मतलब मास है और मास का जो डायमेंशन होता है कैपिटल M होता है, m लिख दिए, इसकी पावर x है तो इसकी पावर x लिख दिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लेंथ की डायमेंशन L होती है और इसका जो पावर है y है तो ये y लिख दिए। इसी तरह ये है g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-2 होता है, LT-2 लिख दिए और यहाँ पर z है पावर में तो यहाँ पर पावर में z लिख दिए। अब यहाँ पर इसी को कॉपी कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो ये हो जाएगा m टू पावर x, और इसी तरह से y का हो जाए तो l टू पावर y हो गया, और इसी तरह से z का मल्टीप्लाई होगा l से तो l टू पावर z हो गया, और z का 2 से होगा तो l टू पावर -2z हो गया। इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इस सारे ब्रैकेट को ओपन करके सिंगल ब्रैकेट करना है, तो हमको ये देखना है, तो इस तरह से ये m की पावर x हो गई। l की बात करते हैं तो l यहाँ 2 जगह है, एक की पावर y है एक की पावर z है, तो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे तो y प्लस z हो जाएगा। l एक बार लिखेंगे, फिर t है तो t की पावर कितना हो गया -2z, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब इस तरह से जब हम एक ब्रैकेट बना लेंगे तो इतना बनाने के बाद हमको डायमेंशंस को कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर m की डायमेंशन m के साथ, डायमेंशन माने पावर, तो इसके साथ m के साथ क्या है 0, इसके साथ क्या है x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह y का कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर l के साथ जो पावर है कितना है y प्लस z है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि l के साथ क्या है 0 है, इसलिए y प्लस जेड इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह से -2z है और 2z का हम ये t के साथ है तो t के साथ कंपेयर करेंगे 1 है तो -2z इक्वल टू 1 हो गया। यदि यहाँ पर हम देख लें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 हो गई। z की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से ये z की वैल्यू हो जाएगी -1/2। यदि z की वैल्यू यहाँ -1/2 रख देंगे तो माइनस में इधर करेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज होने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1/2। अब जो भी x y z की वैल्यू आई है, जो हमारे पास ये फार्मूला था ऊपर शुरू में ये रिलेशन निकाले थे, इस रिलेशन में x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू हमें पुट करना है। तो पुट करने पर कुछ इस तरह से आएगा, देखिए k था तो k लिख दिए हैं, यहाँ पर m की पावर x थी तो x की वैल्यू 0 है इसलिए यहाँ पर 0, l की पावर y थी, यहाँ y की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख दिए, और यहाँ g की पावर z थी और z की वैल्यू ये -1/2 आया तो -1/2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए t इक्वल टू टी आ गया, इक्वल आ गया, k आ गया। m की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ l है तो यहाँ l लिख दिए हैं, और यहाँ g है माइनस में है तो इसको नीचे लिख दिए हैं। दोनों की पावर 1/2 है तो इसकी जगह पर अंडर रूट लगा दिए हैं, क्योंकि अंडर रूट या स्क्वायर रूट की पावर जो होती है 1/2 होती है। तो इस तरह से हम कोई भी रिलेशन जो है फिजिकल रिलेशन डायमेंशनल एनालिसिस से डिड्यूस कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे वैल्यू होती है। जैसे हम देखते हैं, मैं पूछूं 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये तो आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से बोलूँगा 1 किलोमीटर में कितना होता है तो आप बोलेंगे 1000 किलोमीटर। लेकिन मैं पूछूं 1 जूल में कितने अर्ग होंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे सिस्टम, एक यूनिट ऑफ सिस्टम को दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में हम डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए इन फर्स्ट सिस्टम Q का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, और यहाँ पर NU मतलब नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और UN का मतलब उसकी पहली यूनिट है। तो यहाँ पर ये N1 लिख दिए हैं,
और ये M1 L1 T1 मतलब जो डायमेंशनल फार्मूला होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। यूनिट बदलने से डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लेंथ को यदि मीटर में मेजर करो, किलोमीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में मेजर करो और भी दूसरे यूनिट में मेजर करो, लेकिन लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला वही रहता है। तो इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट यूनिट में ये है, उसकी पावर्स हैं जो डायमेंशंस हैं ABC हैं, इस तरह से हमको लिख देना है। अब सेकेंड सिस्टम में ये क्यों ही रहेगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज नहीं होती है, लेकिन यूनिट चेंज हो गई है, नंबर चेंज हो गया, तो यहाँ पर N1 की जगह यहाँ N2 हो जाएगा, U1 की जगह U2 हो जाएगा, तो यहाँ भी N1 की जगह N2 और ये पूरा रिपीट कर देना है, ये 2 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ABC दोनों में रहेगा। अब दोनों तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से वैल्यू है, इसलिए दोनों को इक्वल कर देंगे। जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो सेम ही, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो N2 की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर ये देखिए एक साइड इसको लिख दिए हैं, और जो हमारे पास N1 की वैल्यू थी N1 की वैल्यू लिख दिए हैं। अब हमको यहाँ N2 फाइंड करना है, तो सबका ट्रांसपोज कर दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ M2 वाला जब ट्रांसपोज करेंगे तो M1 के नीचे लिख देंगे, ये लीजिए M1 और इसकी पावर A है तो यहाँ पर A लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर L2 वाला है तो L2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये L1/L2, इनकी पावर B है तो B बन जाएगा। इसी तरह से T2 को ट्रांसपोज करेंगे तो T1/T2 और इसकी पावर C है, दोनों की मिला के तो ये C हो जाएगा। अब यहाँ पर तो ये फार्मूला आ गया, लेकिन इस फार्मूले से कैसे कन्वर्ट करते हैं तो चलिए समझते हैं। हमको कन्वर्ट करना है 1 जूल इंटू अर्ग, तो जो जूल है वो SI यूनिट है वर्क की, और जो अर्ग है वो है CGS यूनिट वर्क की। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। फर्स्ट यूनिट में N1 है 1 है तो यहाँ पर 1 जूल हो गया। फिर हम देखते हैं ये किसका है, वर्क का है। वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये होता है M1 L2 T-2, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि M का डायमेंशन कितना हो गया 1, तो यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 1। L का डायमेंशन कितना है 2, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसी तरह से T का डायमेंशन है -2, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। ये हमको ABC और ये सारी वैल्यू मिल गई। अब हमको इस फार्मूले पर काम करना है। इस फार्मूले में ये N2 की जगह N2 लिख दिए। N1 में N1 की वैल्यू ये 1 थी तो यहाँ पर 1 लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो है वो SI यूनिट है, तो SI यूनिट में मास को kg से मेजर करते हैं, किलोग्राम से तो किलोग्राम लिख दिए। M2 ये CGS यूनिट है, कन्वर्ट करना है CGS ग्राम को, तो यहाँ ग्राम लिख दिए। इसी तरह से L1 है तो जो फर्स्ट यूनिट है SI यूनिट है वो मीटर में है, और ये जो CGS यूनिट है ये सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर जो सेकेंड होता है वो CGS और SI में सेम रहता है, तो S का S हो गया। साथ में इनमें ABC ये पावर लगी हुई है, तो A की पावर कितनी है 1, B की पावर कितनी है 2 B में, और ये C के लिए क्या है -2, इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो ये 10⁻³ माने 1000 ग्राम हो जाता है, तो 1 ये लिख दिए। फिर इसकी पावर 1 है तो यहाँ 1 लिख दिए, नीचे ग्राम ही रह गया। अब हम बात करते हैं मीटर को, तो मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर या 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसकी पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 अलग से लिख देंगे, अपॉन में सेंटीमीटर रहा आएगा। सेकेंड तो सेम ही है तो वही रहा आएगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ ग्राम से कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, S से कैंसिल हो गया। इसका 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, 0 में हो, हमेशा 1 ही होता है, तो इसका तो काम ही खत्म है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी पावर 3 बची। अब इसकी पावर 10⁻², और यहाँ भी 2 है, तो 2 जा कितना हो गया 4, और 4 + 3 हो गया तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 जूल की वैल्यू अर्ग में कितनी होगी 10⁻7 अर्ग। तो इस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशनल एनालिसिस से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास P मतलब प्रेशर है += A/V², ये वॉल्यूम है। A हमारा कांस्टेंट है, इसका हमको डायमेंशन पता नहीं है, इसको हमको फाइंड करना है। इसी तरह से यहाँ पर V - B है, तो V तो वॉल्यूम है लेकिन B पता नहीं, ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हमको फाइंड करना है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो किसी भी
उसको मतलब कहना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यदि उनका डायमेंशन कैसा हो, सेम हो। तो जितना डायमेंशन p का होगा उतने डायमेंशन a/v² का होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड है तो ऐड तभी हो सकते हैं जब इनका डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ लिखेंगे dF(p), यानी प्रेशर का जितना डायमेंशनल फार्मूला है वही डायमेंशनल फार्मूला a/v² का हो जाएगा, इस तरह का। तो यहाँ पर जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है m, L-1 T-2 ये है, और यहाँ पर जो a है तो a की जगह L लिख दिए। वॉल्यूम का जो होता है L3 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब इस L3 का करेंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा, और 6 में से ये 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। इसको ट्रांसपोज करके इधर और इसको सॉल्व करेंगे तो ML5T-2 ये a की डायमेंशन हो गई। तो इस तरह से a का डायमेंशन फाइंड कर लिए। अब इसी तरह से हमको b का फाइंड करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो जितना डायमेंशन v का होगा उतना ही डायमेंशन किसका होगा, v का। तो यहाँ पर लिखेंगे dF(v) = dF(b). तो यहाँ पर v का जो डायमेंशन होता है L3 होता है, तो b की जो डायमेंशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, L3 हो जाएगी। नेक्स्ट यूज है इसका टू फाइंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन से। मान लीजिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है ML2T-2 है, तो यहाँ से हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो ये है मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम लिख दिए। ये L2 है, ये मीटर है, तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसमें स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। और ये टाइम है, टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड में इसमें -2 है तो यहाँ -2 लगा दिए। इस तरह से ये जो वर्क का है ये बेस क्वांटिटी के हिसाब से इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। थैंक यू।